नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमेध रामटेके, हृदय रोग विशेषज्ञ, नागपुर शहर में प्रैक्टिसिंग। आज की हमारी चर्चा का प्रमुख उद्देश्य हार्ट अटैक, उसके कारणों और रोकथाम के उपायों के बारे में आपको समझाना, जिससे हार्ट अटैक को टाला जा सकता है। आजकल भारत में हार्ट अटैक की घटनाएं और उससे होने वाले कारणों की वजह से मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। तो आइए आज हम समझें कि हार्ट अटैक क्या है और उसके पीछे के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। तो हृदय हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसका लगातार काम करना हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। हृदय यानी हार्ट एक पंप के स्वरूप में काम करता है और इसकी बदौलत पूरे शरीर में रक्त का संचालन या सर्कुलेशन जिसको बोलते हैं वो होता है। कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर हार्ट पंप करना बंद कर दे या उसकी वजह से रक्त वाहिनियों में रक्त का स्त्राव होना बंद हो जाए तो इसके वजह से शरीर में हृदय में ऑक्सीजन की कमी होती है और उसके वजह से हृदय की जो कार्य प्रणाली है उसको बाधित हो जाती है और इसके वजह से हार्ट अटैक होता है। इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एंजाइना बोलते हैं। ऐसे मामलों के पीछे मुख्य कारण है रक्तचाप, मतलब ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप और अधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, मतलब टोटल कोलेस्ट्रॉल, लिपिड जो रहता है एलडीएल और फैट, इनका रक्त वाहिनी में जमा होना। इसके वजह से ये दो जो मुख्य हार्ट अटैक के कारण है। आजकल में हार्ट की समस्याएं जो है, हार्ट अटैक की समस्याएं जो है, ये भारत में बहुत ज़्यादा हो रही है। एक समय था जिसमें उम्रजाद लोगों में हार्ट अटैक की समस्याएं बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, बट अभी ऐसा कुछ रहा नहीं। यंग पॉपुलेशन, मतलब जवान लोगों में भी हार्ट अटैक की समस्याएं महत्वपूर्ण अंग से अपने को देखने में मिलती है। तो इन हार्ट अटैक के पीछे के मुख्य कारण क्या है? तो इसमें सबसे पहला है रक्तचाप, मतलब माने कि हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से रक्तचाप की संभावनाएं अधिक हो जाती है। नंबर 2 अगर देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल, या माने उसको अपन सादे लैंग्वेज में फैट बोलते, इसका अगर शरीर में डिपोजिशन ज़्यादा होता है, रक्त वाहिनियों में डिपोजिशन ज़्यादा होता है, तो उसके वजह से जो रक्त वाहिनियों की और हार्ट की कार्यक्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है। ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलता है और उसके वजह से हार्ट अटैक आता है। चेस्ट पेन जिसको बोलते हैं, एंजाइना जो टर्मिनोलॉजी है। तीसरा प्रमुख कारण है कि स्मोकिंग और अल्कोहल, बीड़ी तंबाकू का सेवन और दारू का अति सेवन, इनकी वजह से भी हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती है। चौथा महत्वपूर्ण है सेडेंटरी हैबिट जिसको बोलते हैं, यानी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना, घर में कंटिन्यूसली बैठे रहना, काम जो अपन करते हैं। पहले के लोग काफ़ी कंटिन्यूसली रेगुलर काम करते थे, खेती किसानी करते थे। आज के आईटी के युग में देखेंगे आप तो कंप्यूटर के सामने हमेशा अपन बैठे रहते हैं, कुछ भी काम नहीं करते हैं। तो ये चीज़ों की वजह से भी हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण और एक चीज़ जो है जिसे हम बोलेंगे जेनेटिक फैक्टर, मतलब अनुवांशिकता, हेरिडिटरी फैक्टर। तो बाप दादाओं से जो हार्ट की बीमारी लगते आ रही है तो उसकी वजह से यंग पॉपुलेशंस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हार्ट अटैक के प्रमुख लक्षण क्या है? हार्ट अटैक आने की वजह से अलग अलग तरीके के लक्षण मरीजों में देखे जा सकते हैं। इसमें प्रमुख है चेस्ट पेन, यानी छाती में दर्द आना। मरीज आपको या फिर पेशेंट आपको बताएगा मुझे छाती में दर्द हो रहा है और ये दर्द बहुत ही असहनीय हो रहा है। इस टाइप का जो पेन है वो हार्ट अटैक का पेन हो सकता है। साथ ही साथ जो छाती का दर्द है वो अपने जो लेफ्ट साइड का आर्म है, लेफ्ट हैंड में पेन यहाँ तक आ सकता है। कभी कभी ये पेन पीछे पीठ में भी जा सकता है। तो इस तरीके का पेन जो है ये हार्ट का पेन रह सकता है। एसोसिएटेड सिम्टम्स रह सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 स्वेटिंग, पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आ सकता है। उस समय आपको घबराहट हो सकती है, धड़कन बढ़ सकती है, कभी कभी कॉन्शियसनेस भी आपका थोड़ा गिर जाता है। तो ये प्रमुख लक्षण है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हार्ट अटैक पेशेंट को आ रहा है। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्रयास ये रहेगा कि हम कैसे हार्ट अटैक से बचा जाए। तो इसके लिए सबसे प्रमुख आता है आहार में अपन ने क्या क्या लेना चाहिए। तो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आहार में फलों का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, हरी सब्जियाँ, समूचे अनाज, मुर्गी, मछली और नट्स, इनका अधिक सेवन पे ज़्यादा बल देना चाहिए। और साथ ही साथ मीठे पदार्थों और पेयों के ऊपर अपने को अंकुश लगाना यानी कम करना है। ओके। तो हार्ट अटैक से बचने के लिए आप अधिक फल, अधिक सब्जियां और अनाज और साथ में अधिक फाइबर वाले पदार्थ खाएं। सब्जियों और फलों में कैलोरी की मात्रा काफ़ी कम होती है
और वे आहारगत फाइबर इसमें ज़्यादा होता है। तो ये पदार्थ लेने से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम रहेगा और आप हार्ट अटैक से बचने में संभव हो सकेंगे। सब्जियां और फलों जैसे कि अन्य पौधे और या फिर आधारित अन्य पौधे आधारित आहारों में ऐसे तत्व होते हैं जो आपके कार्डियोवास्कुलर रोगों की रोकथाम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको स्ट्रोक और डायबिटीज़ ये सब समस्याएं भी काफ़ी कम हो जाएंगी। फैट्स के बारे में बात करें तो दो तरीके के फैट्स रहते हैं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट माने कि उच्च मात्रा वाले आहार कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ाते हैं और रक्त प्रवाह को घटाते हैं, जिसके कारण आपके रक्त वाहिनियों में ऑक्सीजन की कमी होती है और इसके वजह से हार्ट अटैक आने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। सैचुरेटेड फैट की ऊंची मात्रा वाले आहार को काफ़ी अपने को कम करना है और जो पशु आहार जैसे कि चीज़, फैटी मीट्स और दूध वाली मिठाइयाँ, ट्रॉपिकल ऑयल और अधिक प्रोसेस किए गए फैट्स के आहार, इनकी मात्रा आपने को कम रखना है। अनसैचुरेटेड फैट्स की बात करें तो अनसैचुरेटेड फैट्स थोड़े इनका सेवन आपको थोड़ा ज़्यादा करना है, जो कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल को बढ़ाने का सैचुरेटेड फैट्स का सेवन ज़्यादा करें, जिससे कि आपको हार्ट की समस्याएं कम होंगी। अनसैचुरेटेड फैट्स में नट्स, मछली, वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल और सनफ्लावर ऑयल इत्यादि आते हैं। ओके। नमक जिसको हम सॉल्ट कहते हैं, तो ज़्यादा नमक की मात्रा सेहत के लिए अच्छी नहीं रहती है। स्पेशली अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट को अगर अपन देखते हैं तो अपने को कम से कम नमक का इस्तेमाल करना है, जिससे हम हार्ट की परेशानियों से बच सकते हैं। कम से कम माने कि अपने को जो है डेली अपना रिकमेंडेशन अगर देखेंगे तो इट शुड बी 2300 मिलीग्राम पर डे इतना रहना चाहिए मिनिमम। और अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप है, ऐसे पेशेंट को हमको नमक की जो मात्रा लेना है वो लेस देन मतलब 1500 मिलीग्राम पर डे के से भी कम लेना है। तो हमें अपने जो खाने पीने में जो नमक है उसके ऊपर करीबी से हार्ट अटैक को बचने के लिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण घटक जो है वो है व्यायाम, नियमित एक्टिविटी। नियमित व्यायाम करेंगे, नियमित एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, इससे आपके शरीर में जो कैलोरीज रहती है, एक्स्ट्रा कैलोरीज, इनको बर्न होने में मदद मिलती है और साथ ही साथ हार्ट की समस्याएं कम होती है। इसके वजह से आप ओनली हार्ट ही नहीं तो आपका ब्रेन और बाकी भी जो चीज़ें हैं आपके महत्वपूर्ण ये है अंग है शरीर के, वो सब व्यवस्थित रहते हैं और संचालन उनका अनुकूल रहता है। नियमित व्यायाम करने की वजह से आपको स्ट्रोक की समस्याएं भी कम रहती हैं। के लिए एरोबिक एक्सरसाइजेस की सहायता ले सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज में आते हैं दौड़ना, जॉगिंग करना और साइकिल चलाना। शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द हो, दबाव हो, साथ ही साथ पसीना आने लगे, घबराहट आने लगे, दिल में धड़कन बढ़ने लगे, ऐसी चीज़ें हो रही है तो तुरंत आप मेडिकल सहायता ले सकते हैं और अर्जेंटली एक ईसीजी सबसे पहले वो निकालना चाहिए और उसको हिसाब से अपने को आगे का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अल्कोहल के बारे में बात करें तो ये दोनों चीज़ें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, साथ ही साथ आपका वजन बढ़ाता है, आपके शरीर में तनाव भी महसूस करवाता है। तो इन दोनों चीज़ों को जितना अपन दूर रह सकते हैं उतना रखेंगे, जिससे कि हमें हार्ट की समस्याएं कम घटेगा। जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है नंबर 1 स्ट्रेस और दूसरा है स्लीप। तो स्ट्रेस मतलब एक्स्ट्रा तनाव, एक्स्ट्रा टेंशन, इसके वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हमारे हार्ट की समस्याएं बढ़ती हैं। वैसे ही स्लीप यानी कि नींद, एडिक्वेट नींद होना, इससे आपके डेली जो हार्ट का एक्टिविटी है वो बराबर रहेगा, शरीर में तनाव कम रहेगा, ब्लड प्रेशर एडिक्वेट रहेगा और इन हार्ट की समस्या से आप दूर रहेंगे। तो जितना हो सके टेंशन आप कम लीजिए और प्रॉपर नींद, प्रॉपर एडिक्वेट स्लीप, मिनिमम 6 to 8 आवर मिनिमम स्लीप आपने लेना चाहिए। ठीक। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताया वो हार्ट अटैक से बचने के लिए बताया। अभी हार्ट अटैक होने के बाद क्या करने का, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर किसी पेशेंट, कोई भी मरीज, पेशेंट, आपके रिश्तेदार, किसी को भी अगर ऐसी समस्या आती है, जैसे कि नंबर 1 जिसमें पेशेंट बोले कि मुझे छाती में दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, धड़कन तेज हो रही है, तो आप तुरंत कोई भी जो आपके पास में अस्पताल है, निजी अस्पताल जाइए या फिर सरकारी अस्पताल जाइए, वहाँ जाके उनको बताइए, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाइए और सबसे पहले महत्वपूर्ण एक ईसीजी करवाइए। ईसीजी में हमें समझ में आता है कि हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक है कि नहीं। मेजर हार्ट अटैक में ईसीजी में थोड़े चेंजेस आते हैं जो हमें समझ में आते हैं। नेक्स्ट जो अपना प्रोटोकॉल रहेगा तो वो रहता है कि अगर ईसीजी में चेंजेस है तो हार्ट अटैक की एक ट्रीटमेंट रहती है, वो ट्रीटमेंट हम फॉलो करते हैं।
जिसको हम थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं। अगर नज़दीक में कोई भी अगर बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे कैथ लैब की सुविधाएं नहीं हैं, तो अपन आईसीयू में उनको एडमिट करके उन्हें हम थ्रोम्बोलाइसिस माने कि खून पतला होने की दवाई दे सकते हैं। यानी जो क्लॉट शरीर में बना हुआ है, रक्त वाहिनियों में बना हुआ है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आया है, उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे हम क्लॉट को रिमूव कर सकते हैं। उसे क्लॉट बस्टिंग, क्लॉट डिसॉल्विंग इंजेक्शन बोलते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस इसे भी बोलते हैं। और साथ ही साथ हमें खून पतला करने की जो गोलियाँ आती है वो देना पड़ता है। थ्रोम्बोलाइसिस होने के बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल वाइज रहता है, तो उनको हमें ऐसी जगह शिफ्ट करवाना पड़ता है जहाँ पे कि कैथ लैब है, और कैथ लैब में हम उनका एंजियोग्राफी करके देखते हैं। एंजियोग्राफी में हम लोग कैथेटर के सहायता से हाथ से या फिर पैर से कर सकते हैं, और उसमें हम आर्टरी जो रहती है, अपनी रक्त वाहिनी जो रहती है हार्ट की, उनको हम अंदर से चित्र देखते हैं, जिसमें हमें समझ में आता है कि कितना % ब्लॉकेज है। थ्रोम्बोलाइसिस होने की वजह से लगभग 33 पेशेंट्स में पूरा के पूरे तरीके से क्लॉट निकल जाता है, बट रिमेनिंग 2/3 पेशेंट्स में नहीं होता है। ऐसे पेशेंट्स में अगर ब्लॉकेज ज़्यादा रहता है तो हमको उसके लिए आगे का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। आगे के ट्रीटमेंट में एक तो है एंजियोप्लास्टी, दूसरा है बाईपास ऑपरेशन। तो वो दोनों जो है अकॉर्डिंग टू जो कितना स्टेनोसिस, कितना ब्लॉकेज है और कितने नसों में ब्लॉकेज है, उसके हिसाब से हम लोग एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास का निर्णय लेते हैं। एंजियोप्लास्टी जो प्रक्रिया है ये एकदम 99.9% सेफ प्रक्रिया है, जिसमें हम पहले वायर डाल के जो ब्लॉकेज है उसको बलून की सहायता से ओपन करते हैं, और उसके बाद वहाँ पे स्टेंट माने कि स्प्रिंग यानी कि छल्ला जिसे बोलते हैं वो पुट करते हैं। और जो स्टेंट रहते हैं, अभी ये 3rd जनरेशन स्टेंट अभी चल रहे हैं, जो काफ़ी मॉडिफाइड स्टेंट्स है, जिसमें ड्रग रहता है, ड्रग का कोटिंग रहता है, जो धीरे धीरे दवाई छोड़ते रहता है लाइफ के साथ में। और साथ ही साथ हमको रेगुलर नॉर्मल जो दवाई होती है खून पतला करने की, वो लेना पड़ता है। महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि एंजियोप्लास्टी हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अमर हो गए हैं। एंजियोप्लास्टी होने के बाद भी आपको दवाई खाना पड़ता है। कुछ दवाई तो आपको ज़िंदगी भर चलती है। एस्पिरिन नाम की जो गोली है वो आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ती है। एंजियोप्लास्टी होने के बाद भी आपके शरीर में 4 से 6% रिस्क रहता है वापस री ब्लॉकेज होने का, तो उसके लिए भी हमें एहतियात बरतना पड़ता है। एंजियोप्लास्टी होने के बाद कुछ हमारा जो हार्ट का पंपिंग है, इकोकार्डियोग्राफी से हम लोग हार्ट का पंपिंग देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली अपने को अपने शरीर के योगा एक्सरसाइज जो करना है उसके हिसाब से हमको देखना पड़ता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है वो बाईपास सर्जरी का है। बाईपास सर्जरी हम उनमें करते हैं जिनमें ट्रिपल वेसल डिसीज जिसको बोलते हैं, यानी हार्ट की तीनों नसों में ब्लॉकेज है, साथ में पेशेंट को डायबिटीज़ है, या फिर बहुत ज़्यादा शरीर में कैल्शियम है जिसको एंजियोप्लास्टी से नहीं कर पाया जाता है, या फिर अगर पेशेंट का विलिंगनेस एंजियोप्लास्टी की तरफ नहीं है, या फिर और भी कुछ रीज़न है, तो बाईपास सर्जरी कराते हैं। बाईपास सर्जरी का सीधा मैंने देखा जाए तो जैसे कोई रोड अगर ब्लॉक है तो शहर से ना होते हुए हम लोग गांव से जाते हैं, जो बाईपास रोड बना जाता है, वैसे ही सेम इसमें टेक्निक यूज़ की जाती है, जिसमें नया जो ब्लॉकेज है उसके सामने नया नस जोड़ा जाता है और रक्त प्रवाह को आगे कंटिन्यू किया जाता है। और ये जो नया रक्त वाहिनी जो जोड़ते हैं वो हाथ से ले सकते हैं या पैर से ले सकते हैं, या फिर अंदर के ही शरीर से अपन ले सकते हैं। और बाईपास के वजह से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अभी अपन देखते हैं। एक अच्छा बाईपास सर्जरी लगभग 10 से 15 साल तक आराम से चल जाता है बिना कोई परेशानी के। जैसे कि आपको सबको पता ही है कि अभी कोविड महामारी चल रही है, 2020, 2021 और अभी 2022 नया साल चालू हुआ है, फिर भी कोविड का रुकने का नाम नहीं है। तो कोविड और हार्ट डिसीज़ ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कोविड के वजह से हार्ट डिसीज़ की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी पाई गई है। इसके वजह से आपको हार्ट अटैक आने की संभावनाएं भी काफ़ी बढ़ते हुए दिख रही है। कोविड के वजह से जो आपके शरीर में जो क्लॉटिंग की टेंडेंसी होती है, यानी कि खून को क्लॉट होने की टेंडेंसी वो काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके वजह से हार्ट में अटैक आना, यानी कि हार्ट की जो नसें हैं उसमें ब्लॉकेज होना, साथ ही साथ लंग में ब्लॉकेज होना जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, या फिर ब्रेन के नसों में ब्लॉकेज होना जिसको हम लकवा स्ट्रोक कहते हैं। ये सब चीज़ें काफ़ी देखी गई है, काफ़ी पाई गई है, काफ़ी स्टडीज़ में ये सब चीज़ें देखने में मिली है। पिछले दोनों वेव्स में ये काफ़ी देखा गया है, और अभी 3rd वेव में भी जो कि सिम्टम्स इसके देखे तो काफ़ी कम है, बट जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो काफ़ी ख़तरनाक है। तो हमें कोविड के साथ ये हार्ट के इसको भी अपने को देखना है।
तो कोविड हुए, जिनको भी कोविड हुए तो उनको मिनिमम 3 मंथ्स का हम लोग खून पतला होने का दवाई तो देते ही है जब पेशेंट्स एडमिट हुए थे उनके अकॉर्डिंगली। तो हमें कोविड की तरफ भी काफ़ी ध्यान देना है, कोविड से भी बचना है। ठीक। तो कुल मिलाकर हम सबको अपने जीवन शैली में सुधार करना चाहिए और आहार में हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ हमें व्यायाम में, एक्सरसाइज में हमको ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा हृदय स्वस्थ बना रहे, हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे और हम हार्ट अटैक से या फिर हार्ट फेल्यूर इनकी रोकथाम कर सके, इनसे बच सके। रक्तचाप कम करने के लिए यानी हाई ब्लड प्रेशर जो है उनको कम करने के लिए हमें रेगुलर मेडिसिन की अगर ज़रूरत पड़े तो मेडिसिन भी रेगुलरली लेना चाहिए। आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से, अपने जनरल फिजिशियन, आपके फैमिली फिजिशियन की हेल्प लेना चाहिए और आप इस तरीके से हार्ट अटैक और हार्ट की संबंधी समस्या से बच सकते हैं। धन्यवाद।